हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका। तो आज जो हम कक्षा 12 का एक टॉपिक करने वाले हैं, मांग की लोच की श्रेणियां। तो ये जो टॉपिक है बच्चों को काफ़ी ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। तो आज की वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। इसको लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, और इसको अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो ये आपको साथ के साथ आपके याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, मांग की लोच की श्रेणियां है कितनी, 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियों के आपके नाम याद होने चाहिए। पहली पूर्णतया लोचदार, फिर लोचदार, फिर इकाई के बराबर लोच, फिर बेलोच, और फिर शून्य लोच। ज्यादातर क्या बच्चे हैं, ये जो डायग्राम है इन पे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली इनमें कोई बात नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ पूर्णतया लोचदार, ईडी बराबर अनंत। तो पूर्णतया लोचदार में हम क्या करेंगे, इसका वक्र ऐसा बनाना है। तो यहाँ कीमत होती है और ये हमारा डी डी हो जाएगा, मांग वक्र हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा डायग्राम कंप्लीट कर देता हूँ। ये Q1 और ये Q2। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे पूर्णतया लोचदार में देखेंगे, पूर्णतया लोचदार में देखेंगे अगर हम इसके वक्र की बात करें, तो ये जो वक्र है इसका, जो ये मांग वक्र है इसका, ये होता है OX के समानांतर होता है। पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है, इसका वक्र होता है OX के समानांतर होता है। अब बात करें इसके अंदर, हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी इसके अंदर लिखें कैसे। तो ध्यान देना, ये वो स्थिति होती है जब कीमत स्थिर रहती है, जब कीमत स्थिर रहती है लेकिन वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। कीमत स्थिर रहेगी, जो मात्रा है वो घटती या बढ़ती रहती है। अगर इनमें अगर कीमत में अगर तनिक सी वृद्धि कर दी जाए, कीमत में थोड़ी सी भी अगर वृद्धि कर दी जाए, तो जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है। बस इतना सी इसमें आपने लिखना है। इसमें क्या होता है, कीमत स्थिर रहती है और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटती बढ़ती रहती है। बस आपने इसमें इतना से याद रख लोगे, जिसको काफी मुश्किल टॉपिक लग रहा है उसके लिए इतना काफी है। पूर्णतया लोचदार में जो वक्र बनेगा वो बनेगा OX के समानांतर वक्र बनेगा। इसमें क्या होता है, कीमत स्थिर रहती है, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती या घटती रहती है। अब बात करते हैं अपने लोचदार, या इसी का नाम हम बोल देते हैं इकाई से अधिक। इकाई से अधिक नंबर 2। अब इसका वक्र का ध्यान रखना है आपने। इसका वक्र कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान रखना है। इसका वक्र हमें ऐसे ही बनाना है। कैसे बनाना है, इसका जो वक्र है, जैसे ये वाला तीर का निशान किधर है, तीर का निशान इसमें Y की तरफ है। तो ये जो वक्र बनेगा इसको आपने Y के तो थोड़ा नजदीक रखना है, और X से आपने रखना है इसको दूर। इसमें आप विशेष ये ध्यान रखोगे, ये जो Y अक्ष है इससे थोड़ा नजदीक रहेगा, और यहां से ये रहेगा आपका वक्र दूर रहेगा। अब आगे इसमें हम देखिए, ये हमारा हो जाएगा DD, ये A, ये B। अब देखिए यहां हम लिखते हैं कीमत, ये P तो ये Q, ये P1 तो ये हो जाएगा Q1। इसमें अब देखिए ये कीमत में परिवर्तन को दर्शा रहा है, तो लिखेंगे डेल्टा P, और ये जो है ये किस में परिवर्तन दर्शा रहा है, ये मात्रा में परिवर्तन दर्शा रहा है, तो लिखेंगे डेल्टा Q। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो मांग में जो परिवर्तन हुआ है ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ये कीमत में परिवर्तन से। इसके अंदर मांग का परिवर्तन कीमत के परिवर्तन से क्या है, ज्यादा है। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम, जब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन मांग में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, तो वो स्थिति कौन सी होती है, लोचदार या इकाई से अधिक लोच की स्थिति होती है। कब, जब ये जो है मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, लोचदार मांग होगी, यानी कि इकाई से अधिक। वक्र में आप ध्यान रख लेना, ये इसका मुंह इधर खुल रहा है, तो आप इसको
y के करीब करोगे। अब बात करते हैं इकाई के बराबर। तो इकाई के बराबर में जो आपका वक्र बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें आप कुछ इस तरह से ये वक्र बनेगा। तो इसमें देखिए यहाँ P लिख देते हैं, यहाँ Q लिख देते हैं, यहाँ P1 हो जाएगा, यहाँ Q1 हो जाएगा। चित्र को थोड़ा सा ध्यान से बनाना है आपने। ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये चित्र बनेगा। इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान ये रखना है, इसके अंदर ये जो कीमत में परिवर्तन है और ये जो मात्रा में परिवर्तन है, कीमत में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन, जब कीमत का अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो उस स्थिति में लोच क्या होती है, इकाई के बराबर लोच होती है। और इसका जो ये वक्र बनता है, ये वक्र होता है आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, तो इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, जब कीमत का अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो वो उस कंडीशन में क्या होगी, लोच इकाई के बराबर लोच होगी। अब बात करते हैं अपने बेलोच। बेलोच में इसका और इसका जो डायग्राम बनाते हैं उसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ये देखो ध्यान रखना, ये होता है वाई अक्ष के करीब और इसको लेंगे हम एक्स अक्ष के करीब। तो इसको हम याद कैसे रखें, इसको याद इस हिसाब से रख लेते हैं, इधर इसका मुंह उधर खुल रहा है तो इसको एक्स अक्ष के नजदीक बनाना है और यहां से इसको रखेंगे दूर रखेंगे। अब देखिए इसमें भी वही करना है। ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा Q, ये P1, ये हो जाएगा Q1, ये हमारा DD मांग वक्र है अभी, DD। इन्हें नाम दे देते हैं A और B। अब इसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, बेलोच में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये कीमत में परिवर्तन और ये हो रहा है मांग में परिवर्तन। तो यहां पर देखो कीमत में परिवर्तन कम था, यहां पर ज्यादा हो रहा है, यहां पर मांग में परिवर्तन ज्यादा था, यहां पे मांग में परिवर्तन कम हो रहा है। इसे हम इकाई से कम, दूसरा नाम इसे क्या दे सकते हैं, इकाई से कम लोच। और इसमें का वक्र कौन से अक्ष के नजदीक ज्यादा होगा, तो ये एक्स अक्ष है, वो एक्स अक्ष के ये थोड़ा नजदीक होगा और इधर से ये इसको दूर रखेंगे। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, ये बात आपने इसमें ध्यान रखनी है, जब कीमत का अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन से ज्यादा हो तो उस स्थिति में क्या होता है, इकाई से कम लोच होती है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट रह जाता है हमारा शून्य लोच। शून्य लोच में देखिए इसका वक्र हमने OX के समांतर बनाया, तो इसका जो वक्र बनेगा वो बनेगा OY अक्ष के समानांतर बनेगा। ये D किसके समानांतर होगा, ये OY अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां आएगी मांग और यहां आएगी कीमत। देखिए भी इसके अंदर क्या होगा, कीमत में परिवर्तन हो रहा है, मांग में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। जब कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जब कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस स्थिति में लोच क्या होती है, शून्य लोच होती है। तो ये 5 श्रेणियां थी जिनको मैंने कोशिश की है कि आसान से तरीके से बताऊं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने किया था पूर्णतया लोचदार यानी कि अनंत मांग, ED बराबर अनंत। वक्र कैसा होता है, OX के समानांतर होता है। हम इसके अंदर लिखेंगे कैसे, ये वह स्थिति होती है जब कीमत के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटती या बढ़ती रहती है।
अगर कीमत में जरा सी भी वृद्धि कर दी जाए तो मांगी जाने वाली मात्रा शून्य हो सकती है। उसके बाद में इसमें आए ये होगी लोचदार मांग, ईडी, ध्यान निशान का ध्यान रखना है, यानी कि इकाई से अधिक लोच। इसके अंदर हमने क्या लिखा, जब कीमत का अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उस स्थिति में लोच जो है वो इकाई से अधिक होती है। इसके बाद में हम आते हैं इकाई के बराबर, इकाई के बराबर लोच। इसमें क्या होता है, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो उस स्थिति में इकाई के बराबर लोच होती है, और इसका जो वक्र है वो होगा आयताकार अति परवलय, इसका वक्र होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं इकाई से कम लोच। इसमें वक्र का ध्यान रखना है, मैं फिर से कह रहा हूं, इसका जो वक्र आएगा वो y अक्ष के करीब आएगा और इसका जो आएगा वो x अक्ष के करीब आएगा, क्योंकि इन दोनों में ही बच्चे गलती करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप ये बनाओ डायग्राम बनाओ तो इसमें थोड़ा आपको लग रहा होगा ये कम है ये ज्यादा, तो ये थोड़ा सा आप सही बनाना, ये आए तो ये आए दोनों एक जैसे बनाने हैं आपने, इसके अंदर जो बिंदु मिला हो। अब बात कर रहे हैं हमने इसकी, इसमें हम लिखेंगे कैसे, जब कीमत का अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उस स्थिति में बेलोच होता है, इकाई से कम लोच होती है। अब बात करते हैं लास्ट के अंदर शून्य लोच। शून्य लोच में हम देखेंगे अगर कीमतों में परिवर्तन हो जाए, अगर कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, देखिए मांग स्थिर है, यहाँ पर मांग स्थिर है, इसकी तरह नहीं है, ये देखिए सिर्फ ये स्थिर है, मांग स्थिर रहती है, तो उस स्थिति में क्या होती है, शून्य लोच होती है, और इसका जो वक्र है वो y अक्ष के समानांतर होता है। इसको आप ऐसे ही देख सकते हो, इसका वक्र होता है OX के समानांतर, पहले का OX के समानांतर और लास्ट का OY अक्ष के समानांतर। फिर 2 नंबर y अक्ष के करीब होगा, ये x अक्ष के करीब होगा। ये आप कर ही लोगे। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।